नमस्कार। आज की दुनिया ना हमसे एक ही समय में दो बिल्कुल उल्टी चीजें मांगती है। एक तरफ वो कहती है कि हमेशा ऑनलाइन रहो, हर मैसेज का तुरंत जवाब दो, हर ट्रेंड पर नजर रखो। हाँ। और दूसरी तरफ ये कहती है कि भाई ऐसा काम करो जिसमें घंटों का गहरा ध्यान लगे, गहरा फोकस लगे, तभी तरक्की होगी। सही बात है। ये तो एक पहेली जैसी है जो मतलब लगभग नामुमकिन लगती है। बिल्कुल। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे पास कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। क्या वाकई आज के दौर में फोकस करना एक सुपर पावर बन गया है? और अगर हाँ, तो हम इस भटकाव भरी दुनिया में उस सुपर पावर को हासिल कैसे करें? हाँ, मतलब क्या हमें हमेशा कनेक्टेड रहने और गहरा काम करने के बीच किसी एक को चुनना होगा या कोई बीच का रास्ता भी है? इसी पर बात करेंगे। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल पर आते हैं। जब हम डीप वर्क कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ मेहनत से काम करने से अलग कैसे है? ये एक बहुत जरूरी फर्क है। सीधे शब्दों में कहें तो डीप वर्क का मतलब है जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ काम कर रहे हो। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं। बिल्कुल, कोई भटकाव नहीं। ये एक ऐसी दिमागी स्थिति है जहां आप अपनी पूरी क्षमता के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक मुश्किल काम पर ध्यान लगाते हैं। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ है शैलो वर्क। अच्छा। ये वो काम है जो आप आधे अधूरे ध्यान के साथ भी कर सकते हैं, जैसे ज्यादातर ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में बैठना या रूटीन के काम निपटाना। हाँ, ये काम जरूरी लगते हैं पर इनसे कोई बड़ा मूल्य पैदा नहीं होता। बिल्कुल, ये आपकी स्किल्स को बढ़ाते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों का दिन तो इसी शैलो वर्क में निकल जाता है। एक काम शुरू करते हैं तभी ईमेल का पिंग बजता है, फिर कोई मैसेज आ जाता है। किताब में इसके असर को समझाने के लिए अटेंशन रेसिड्यू नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत दमदार लगा। हाँ, ये डीप वर्क के पीछे का पूरा विज्ञान है, कह सकते हैं। अटेंशन रेसिड्यू का मतलब है कि जब आप एक काम से स्विच करके दूसरे काम पर जाते हैं तो आपका दिमाग वो पूरी तरह से स्विच नहीं करता। अच्छा। पिछले काम के कुछ हिस्से, कुछ विचार आपके ध्यान में चिपके रह जाते हैं। मान लीजिए आप एक मुश्किल रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक एक परेशान करने वाले ईमेल का जवाब देने लगते हैं। जब आप वापस रिपोर्ट पर लौटेंगे तो आपका 100% ध्यान उस पर नहीं होगा। आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उस ईमेल के बारे में सोच रहा होगा और ये अवशेष या रेसिड्यू आपकी दिमागी क्षमता को बहुत कम कर देता है। ये तो मैं रोज महसूस करता हूँ। किसी मुश्किल मीटिंग के ठीक बाद कुछ लिखने बैठना लगभग नामुमकिन सा लगता है। दिमाग जैसे बटा हुआ रहता है। बिल्कुल। तो स्रोत का तर्क ये है कि इस अटेंशन रेजिड्यू से बचकर डीप वर्क करने की क्षमता ही नई अर्थव्यवस्था में कामयाबी की कुंजी है। एकदम। स्रोत दो मुख्य योग्यताओं की बात करते हैं जो आज की अर्थव्यवस्था में सबसे जरूरी हैं। वो क्या है? पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीख पाने की क्षमता। और दूसरी, बेहतरीन क्वालिटी का काम बहुत तेजी से कर पाने की क्षमता। और डीप वर्क इन दोनों के लिए जरूरी है। हाँ, डीप वर्क एक इंजन की तरह है। आप कोई नई कोडिंग लैंग्वेज या कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट बिना गहरे फोकस के नहीं सीख सकते, और न ही आप बेहतरीन काम कर सकते हैं जब तक आप उस पर अपना पूरा ध्यान न लगाएं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग डीप वर्क नहीं कर पाते वो इस नई अर्थव्यवस्था की रेस में पीछे रह जाएंगे। काफी हद तक। किताब में 3 तरह के लोगों का जिक्र है जो इसमें सबसे ज्यादा सफल हो रहे हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि डीप वर्क कितना जरूरी है। पहले हैं हाई स्किल्ड वर्कर्स जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और मशीनों के साथ आसानी से काम कर पाते हैं। ठीक है। दूसरे हैं सुपरस्टार जो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। और तीसरे हैं पूंजी के मालिक जो सही टेक्नोलॉजी में निवेश करते हैं। और इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन बात यह है कि ये अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर करने और शानदार आउटपुट देने के लिए डीप वर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये उनका छिपा हुआ हथियार है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ एक बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। अगर डीप वर्क इतना जरूरी है, इतना मूल्यवान है, तो फिर हर कोई इसे क्यों नहीं कर रहा? हाँ। असलियत तो ये है कि ये और भी दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसा क्यों है कि हम जानते हैं कि फोकस जरूरी है पर हम कर नहीं पाते? क्योंकि हमारा आज का काम करने का माहौल ही डीप वर्क का दुश्मन है। अच्छा। इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है ओपन ऑफिस का कल्चर। हाँ, वो फेसबुक जैसी कंपनियों ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया था। हाँ, सहयोग बढ़ाने के नाम पर, लेकिन असल में ये डिस्ट्रैक्शन फैक्ट्री बनकर रह गया। डिस्ट्रैक्शन फैक्ट्री, सही कहा। लगातार लोगों का आना जाना, बातें करना, फोन बजना,
ऐसे माहौल में गहरा काम करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वो सहयोग और टीम वर्क आइडिया तो अच्छा था, क्या वो पूरी तरह से नाकाम हो गया? आइडिया अच्छा था, पर उसे लागू करने का तरीका गलत था। सहयोग का मतलब ये नहीं है कि हर कोई हर समय एक दूसरे के लिए उपलब्ध हो। सही बात है। असली सहयोग तब होता है जब लोग अपना अपना गहरा काम करके आएं और फिर उन विचारों पर चर्चा करें। ओपन ऑफिस ने तो वो मौका ही छीन लिया। और इसी से जुड़ा है दूसरा बड़ा दुश्मन, इंस्टेंट मैसेजिंग का कल्चर। स्लैक और टीम्स जैसे टूल्स ने ये उम्मीद पैदा कर दी है कि आपको हर मैसेज का जवाब तुरंत देना है। हाँ, ये एक साइलेंस की एंग्जाइटी जैसी है। अगर आप 10 मिनट में जवाब नहीं देते तो लोगों को लगता है कि आप काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, एक तरह का डिजिटल दबाव है। और हर पिंग, हर नोटिफिकेशन आपको गहरे फोकस की स्थिति से बाहर खींच लाता है। आपको शायद 10 सेकंड लगते हैं मैसेज देखने में, पर वापस उस जोन में जाने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। एकदम। और दिन में अगर ऐसा 50 बार हो तो आपका डीप वर्क का समय तो शून्य हो गया। सही बात है। और तीसरा कारण और भी अजीब है, जो दिखाता है कि ये समस्या कितनी गहरी है। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे पारंपरिक संस्थान भी अपने कर्मचारियों पर सोशल मीडिया पर मौजूदगी बनाए रखने का दबाव डालते हैं। मतलब एक पत्रकार जिसका मुख्य काम गहरी रिसर्च और लिखना है, उसे अब अपना समय और ऊर्जा इस पर भी लगानी पड़ रही है कि ट्विटर पर क्या चल रहा है। हाँ, ये तो उसके असली काम से ध्यान भटकाना हुआ। यही हो रहा है। और इन सब वजहों से एक बहुत ही खतरनाक आदत पैदा होती है, जिसे किताब में व्यस्तता को उत्पादकता का पैमाना मानना कहा गया है। बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। जी। अच्छा, तो ये इसलिए है क्योंकि हमें पता नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी असली कीमत क्या है, जिसे मीट्रिक ब्लैक होल कहा गया है। एकदम सही। नॉलेज वर्क में ये मापना बहुत मुश्किल है कि किसने कितना काम किया। एक फैक्ट्री में आप बता सकते हैं कि एक मजदूर ने 100 यूनिट्स बनाए, पर एक राइटर या प्रोग्रामर की उत्पादकता कैसे मापेंगे? मुश्किल है। इस मीट्रिक ब्लैक होल की वजह से लोग ये दिखाने के लिए कि वे काम कर रहे हैं, व्यस्त दिखने लगते हैं। वे लगातार ईमेल भेजते हैं, हर मीटिंग में शामिल होते हैं, स्लैक पर हमेशा ऑनलाइन दिखते हैं। ये काम करने का एक नाटक बन जाता है, एक वर्क थिएटर। तो मतलब हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से आसान रास्ता चुनता है, यानी बिजी दिखो, ईमेल भेजो। हाँ, क्योंकि गहरा काम करना मुश्किल है। ये तो एक तरह से हमारे खिलाफ ही काम कर रहा है। तो फिर सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को इस डिफॉल्ट सेटिंग से हटाकर डीप वर्क के लिए ट्रेन कैसे करें? इसका कोई तरीका है? हाँ, और यही किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, सिस्टम बनाओ। सिस्टम बनाओ। उन्होंने डीप वर्क को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए 4 अलग-अलग दर्शन या फिलॉसफीज दी हैं। हर किसी के लिए अलग काम कर सकती है। चलिए इन पर एक-एक करके बात करते हैं। पहला है मोनास्टिक, यानी सन्यासी वाला तरीका। ये सुनने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है। ये है भी, ये सबसे चरम तरीका है। इसमें आप एक सन्यासी की तरह शैलो वर्क और दुनिया के ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से काट देते हैं। मतलब कोई ईमेल, कोई सोशल मीडिया? शायद। हाँ, आप ईमेल इस्तेमाल करना बंद कर दें, स्मार्टफोन ना रखें और अपना पूरा जीवन सिर्फ 1 या 2 बड़े गहरे कामों को समर्पित कर दें। अरे बाप रे! जाहिर है हम में से 99% लोगों के लिए संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो दूसरा तरीका बाइमोडल है। ये शायद थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। हाँ, बाइमोडल फिलॉसफी में आप अपने समय को 2 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा पूरी तरह से डीप वर्क के लिए, जिसमें आप दुनिया से कट जाते हैं, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए। हाँ, ये कुछ दिन, 1 हफ्ता या महीना भर का भी हो सकता है। और बाकी समय आप अपने बाकी के शैलो कामों के लिए रखते हैं। कार्ल यूंग इसका एक क्लासिक उदाहरण थे। अच्छा। वे कुछ समय शहर में अपने मरीजों को देखते थे और फिर महीनों के लिए अपनी झील किनारे बनी कुटिया में चले जाते थे, जहां कोई बिजली नहीं थी, और वहां वे लिखते और सोचते थे। ये भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होगा जिन्हें रोज ऑफिस जाना पड़ता है। तो तीसरा तरीका है रिदमिक फिलॉसफी। मुझे लगता है ज्यादातर लोग खुद को इससे जोड़ पाएंगे। बिल्कुल, रिदमिक फिलॉसफी सबसे मजेदार है, क्योंकि ये इच्छा शक्ति पर नहीं, आदत पर टिकी है। आदत पे। इसका असली जादू ये नहीं है कि आप रोज 90 मिनट काम करते हैं, बल्कि ये है कि आप रोज फैसला लेने की दिमागी ऊर्जा बचाते हैं। अच्छा, ये बात है। आपको सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ता कि आज काम करूं या नहीं। ये बस आपके कैलेंडर में है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रश करना। आपकी दिमागी ताकत फैसला लेने में नहीं, बल्कि काम करने में लगती है। और चौथा है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, एक पत्रकार की तरह।
ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है कि जब मौका मिले फोकस कर लो, पर क्या ये असल में काम करता है? ये सबसे मुश्किल है क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा अनुशासन चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने दिन के छोटे छोटे खाली हिस्सों में भी तुरंत डीप वर्क मोड में जा सकते हैं। जैसे 2 मीटिंग्स के बीच मिले 25 मिनट। हाँ, और उन 25 मिनट में आप अपनी रिपोर्ट का एक मुश्किल हिस्सा लिख लें। लेकिन इसमें अटेंशन रेजिड्यू का खतरा बहुत ज्यादा है। क्या आप वाकई 25 मिनट में उस गहरी दिमागी स्थिति में पहुंच सकते हैं? मुश्किल है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने दिमाग को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने में माहिर हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों के लिए रिदमिक फिलॉसफी से शुरू करना सबसे अच्छा है। इन तरीकों के अलावा किताब में एक और नियम है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि ये हमारी आज की आदतों पर सीधा हमला करता है। ऊब को गले लगाओ। एम्ब्रेस बोर्डम। हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर मैं सोच रहा हूँ कि असल में ये कितना मुश्किल है। मैंने पिछले हफ्ते सिर्फ 5 मिनट के लिए लाइन में इंतजार करते हुए 3 बार अपना फोन चेक कर लिया। हाँ, हमारी आदतें बहुत गहरी हो चुकी हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा दिमाग बार बार स्मार्टफोन से मिलने वाले छोटे छोटे डोपामीन हिट्स का आदी हो चुका है। हम एक पल की भी बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। जैसे ही दिमाग खाली होता है, हाथ फोन की तरफ जाता है। ये आदत हमारे ध्यान केंद्रित करने की मांसपेशी को पूरी तरह से कमजोर कर देती है। तो इसका समाधान क्या है? क्या मैं अपना स्मार्टफोन फेंक देना चाहिए? नहीं, समाधान फेंकना नहीं, बल्कि सीमाएं तय करना है। किताब का सुझाव है कि आप ध्यान से ब्रेक लेने का समय तय करें, न कि भटकाव से ब्रेक लेने का। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब, आप ये तय करें कि मैं दिन में सिर्फ 12 से 1 बजे और शाम को 7 से 7:30 बजे तक इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज करूंगा, बाकी समय नहीं। ओहो। बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस बोरियत को सहना सीख जाएगा। वो शांत रहना सीख जाएगा, और यही शांत दिमाग डीप वर्क के लिए जरूरी है। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है प्रोडक्टिव मेडिटेशन का। ये क्या है? ये आपके फोकस की मांसपेशी को ट्रेन करने का एक तरीका है। जब भी आप कोई ऐसा शारीरिक काम कर रहे हो जिसमें दिमाग ना लगे, जैसे टहलना, जॉगिंग करना या शावर लेना, तो उस समय का इस्तेमाल किसी एक पेशेवर समस्या पर गहराई से सोचने के लिए करें। अपने दिमाग को इधर उधर भटकने देने के बजाय उसे बार बार पकड़कर उसी एक समस्या पर वापस लाएं। अच्छा, तो ये ध्यान का एक सक्रिय रूप है? बिल्कुल, जो आपको भटकाव के बावजूद फोकस करना सिखाता है। ये तो साफ है कि डीप वर्क सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। माहौल, आदतें, सिस्टम, सब कुछ मायने रखता है। मुझे यूडिमोनिया मशीन का कॉन्सेप्ट बहुत आकर्षक लगा। हाँ, हालांकि ये काल्पनिक है, पर ये एक बड़ा सबक देता है। बिल्कुल। यूडिमोनिया मशीन एक आर्किटेक्चरल डिजाइन का विचार है। इसमें 5 कमरों की एक श्रृंखला है। आप पहले कमरे गैलरी में जाते हैं, जहां दूसरों का महान काम देखकर आपको प्रेरणा मिलती है। फिर आप सलून में जाते हैं, जहां आप दूसरों से विचारों पर चर्चा करते हैं। फिर लाइब्रेरी आती है, जहां आप रिसर्च करते हैं। फिर एक ऑफिस, जहां आप हल्का काम करते हैं। और अंत में आप एक साउंड प्रूफ डीप वर्क चेंबर में प्रवेश करते हैं। तो हम सभी को ऐसा 5 कमरों वाला ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि आप अपने लिए मानसिक और शारीरिक ट्रिगर बनाएं जो आपको गहरे काम की स्थिति में ले जाएं। एकदम सही। ये आज के ओपन ऑफिस के ठीक उल्टा है, जो आपको लगातार भटकाव की ओर धकेलता है। इसका सिद्धांत है कि एक सही माहौल आपको स्वाभाविक रूप से गहरे काम की ओर ले जा सकता है। और आखिर में सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर हम डीप वर्क करना चाहते हैं तो हमें शैलो वर्क के लिए समय कहाँ से मिलेगा? किताब में 37 सिग्नल्स, जो अब बेस कैंप है, उसके 4 दिवसीय कार्य सप्ताह के प्रयोग का जिक्र है। हाँ, वो एक शानदार प्रयोग था। उन्होंने अपने काम के घंटे कम करके हफ्ते में 4 दिन काम करना शुरू किया। सबको लगा होगा कि उत्पादकता कम हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब समय सीमित था तो कर्मचारियों को मजबूरन उन कामों को छोड़ना पड़ा जो जरूरी नहीं थे, यानी ज्यादातर शैलो काम। अच्छा, मीटिंग्स कम हो गईं, गैर जरूरी ईमेल बंद हो गए। नतीजा ये हुआ कि कम समय में भी उतना ही या उससे ज्यादा काम हो रहा था। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब ये है कि हमारे 8 घंटे के सामान्य दिन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ दिखावा या बेकार के कामों में चला जाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारा ज्यादातर शैलो काम उतना जरूरी नहीं होता जितना हमें लगता है। इसे कम करने के लिए किताब कुछ ठोस रणनीतियां देती है। जैसे कि एक है अपने दिन के हर मिनट को शेड्यूल करना। इससे आपको पता चलता है कि आपका समय असल में जा कहाँ रहा है।
दूसरी रणनीति है अपने मैनेजर के साथ एक शैलो वर्क बजट तय करना। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि डीप वर्क आज के दौर का एक दुर्लभ लेकिन शायद सबसे मूल्यवान कौशल है। हमारा पूरा वर्किंग कल्चर इसके खिलाफ खड़ा है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए ठोस तरीके और रणनीतियां मौजूद हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक स्किल है, एक मांसपेशी है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। किताब में बिल गेट्स का उदाहरण है। जब वे माइक्रोसॉफ्ट के लिए बेसिक का पहला संस्करण लिख रहे थे तो वो इतने गहरे फोकस में थे कि वे कोड करते करते कीबोर्ड पर ही सो जाते थे और उठते ही फिर से कोडिंग करने लगते थे। ये जुनून और गहरा फोकस ही था जिसने एक पूरी इंडस्ट्री को जन्म दिया। इसके लिए सचेत प्रयास की जरूरत है। श्रोत एक आखिरी बहुत गहरी बात कहता है, एक गहरा जीवन ही एक अच्छा जीवन है। ये सिर्फ उत्पादकता या पैसे के बारे में नहीं है, ये उस संतुष्टि के बारे में है जो किसी मुश्किल चीज पर महारत हासिल करने से मिलती है। यह हमें सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, उत्पादकता से भी परे क्या विकर्षणों से लड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि इस प्रक्रिया में आप जो इंसान बनते हैं, जो ज्यादा फोकस्ड है, ज्यादा अनुशासित है, वो आपके बनाए गए काम से भी ज्यादा कीमती है। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।